आमतौर पर जब भी हम किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर शेयर बाजार का चार्ट देखते हैं ना, तो बाहर से देखने वाले किसी भी इंसान को ऐसा लगता है जैसे लाल और हरी रेखाओं का कोई बेतरतीब सा जाल बिछा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर लोग तो इसे बस किस्मत का खेल या फिर एक जुआ ही मान लेते हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। एग्जैक्टली लेकिन सच्चाई ये है कि स्क्रीन पर बनने वाली हर एक मोमबत्ती, मेरा मतलब है हर एक कैंडल, वो इत्तेफाक से नहीं बनती। वो चमकती हुई स्क्रीन असल में एक वैश्विक युद्ध का मैदान है। और वो जो लाल हरी रेखाएं ऊपर नीचे हो रही हैं, वो दुनिया भर के हजारों लाखों ट्रेडर्स के बीच चल रही एक भयानक मनोवैज्ञानिक लड़ाई का सीधा प्रसारण है। सही कहा। हर कैंडल के पीछे एक पूरी कहानी छिपी होती है। किसी का लालच, किसी का डर और किसी का आत्मसमर्पण। और यही वो जगह है जहां सारा फर्क पैदा होता है। ये सिर्फ नंबरों का या गणित का खेल नहीं है, ये इंसानी बर्ताव का सबसे कच्चा और सीधा प्रदर्शन है। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में, जो कि इसकी मशहूर किताब ट्रेडिंग प्राइस एक्शन के सारांश पर आधारित है, हम इसी मनोवैज्ञानिक युद्ध के सबसे गहरे रहस्य खोलने वाले हैं। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे प्राइस एक्शन, यानी बिना किसी इंडिकेटर के सिर्फ कीमत की चाल को पढ़कर कोई भी इंसान बाजार की भीड़ से अलग हो सकता है। मतलब ये सिर्फ शेयर बाजार के बारे में नहीं है, ये असल में उस भीड़ का दिमाग कैसे काम कर रहा है ये समझने की कला है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। प्राइस एक्शन का जो सबसे बुनियादी नियम इस स्रोत से निकल कर आता है वो ये है कि बाजार में कीमत ही भगवान है। हाँ, प्राइस इज किंग। बिल्कुल। अमूमन होता यह है कि जो लोग बाजार में नए होते हैं, वे अपने चार्ट पर मूविंग एवरेज, आरएसआई या एमएसीडी जैसे दर्जनों इंडिकेटर्स का अंबार लगा लेते हैं। जो कि बहुत बड़ी गलती है। है ना? क्योंकि स्रोत यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई बताता है। ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हमेशा कीमत से पीछे चलते हैं। ये इंडिकेटर्स एक गणितीय फॉर्मूले पर आधारित होते हैं जो पिछले 10 या 20 दिन के आंकड़ों को जोड़कर एक लाइन बना देते हैं। यानी ये सब अतीत बता रहे हैं जो हो चुका है। एग्जैक्टली। जबकि जो कीमत अभी इसी पल स्क्रीन पर बदल रही है, वो वर्तमान है, वो असली पैसा है जो इस वक्त दांव पर लगा है। स्रोत में मार्केट को एक विशाल नदी की तरह बताया गया है। एक बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। हाँ, मान लीजिए कोई नदी की तेज उल्टी धारा में नाव चलाने की कोशिश कर रहा है, यानी मार्केट के मुख्य ट्रेंड के खिलाफ जा रहा है। वहां सिर्फ थकान, हताशा और अंततः नुकसान ही हाथ लगना तय है। और देखिए, इस नदी के बहाव को समझने के लिए कैंडल्स को देखने का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग कैंडल्स को सिर्फ इस बात का पैमाना मानते हैं कि कीमत कितने रुपए ऊपर गई या कितने रुपए नीचे आई। तो प्राइस एक्शन की भाषा इसमें क्या नया जोड़ती है? प्राइस एक्शन इसके पीछे का क्यों समझाता है। उदाहरण के लिए जब चार्ट पर एक बहुत लंबी हरी कैंडल बनती है तो उसका मतलब सिर्फ खरीदारी नहीं है, उसका गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ ये है कि विक्रेताओं ने पूरी तरह से हार मान ली है। अच्छा, मतलब उन्होंने हथियार डाल दिए? बिल्कुल। जो लोग मंदी की उम्मीद में बैठे थे वे अब समझ चुके हैं कि वे गलत थे और अब वे घबराहट में अपनी पोजीशन को काट रहे हैं। इसे बाजार की भाषा में शॉर्ट कवरिंग कहा जाता है। ओह, तो मतलब वहां सिर्फ नए खरीदार पैसा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि जो लोग बाजार को नीचे गिराना चाहते थे वे अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, और उनके भागने की वजह से कीमत और भी तेजी से ऊपर जा रही है। एग्जैक्टली। ये एक तरह का आत्मसमर्पण है जहां मजबूरन खरीदारी करनी पड़ती है। और इसी तरह जब एक लंबी लाल कैंडल बनती है तो वो महज एक सामान्य गिरावट नहीं है, वो इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही है कि खरीदारों का भरोसा अब पूरी तरह टूट चुका है। वो पैनिक में आके अपना माल बेच रहे हैं। हाँ, और अगर हम इसे ट्रेंड्स की बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें तो कोई भी बड़ा ट्रेंड रातों रात आसमान से नहीं टपकता। उसके पीछे एक व्यवस्थित ढांचा होता है। हायर हाइज और हायर लोज वाला ढांचा। सही कहा। हर नया उछाल पिछले उछाल से ऊपर होता है, जिसे हायर हाइज कहते हैं, और हर नई गिरावट पिछली गिरावट से ऊपर ही रुक जाती है, यानी हायर लोज। और यही वो बारीक जगह है, वो जो हायर लो वाली जगह है, जहां स्मार्ट मनी यानी बड़े फंड हाउस और अनुभवी खिलाड़ी अपनी एंट्री करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, स्मार्ट मनी इस हायर लो पर ही एंट्री क्यों करती है? मेरा मतलब है वे एकदम निचले स्तर पर जहां कीमत सबसे सस्ती होती है वहां दाव क्यों नहीं लगाते? क्योंकि
एकदम निचले स्तर पर बाजार में कोई स्थिरता नहीं होती। वहाँ लिक्विडिटी की कमी होती है और जोखिम सबसे अधिक होता है। स्मार्ट मनी कभी भी गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश नहीं करती। गिरता हुआ चाकू, क्या बात है। हाँ, वे इस बात का इंतजार करते हैं कि पहले एक दिशा तय हो जाए। जब बाजार नीचे से ऊपर उठकर पहला हायर लो बनाता है, तो वो इस बात की तकनीकी पुष्टि कर देता है कि अब नियंत्रण खरीदारों के हाथ में आ चुका है। तो वहां स्मार्ट मनी अपना अरबों का दांव लगाती है, जबकि बाकी पूरी दुनिया उस वक्त स्क्रीन के सामने बैठकर सिर्फ यही सोचने में अपना समय बर्बाद कर रही होती है कि क्या ये असली उछाल है या मार्केट उन्हें फिर से धोखा दे रहा है। बिल्कुल, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये तो बात हुई एक नदी किस दिशा में बह रही है और बड़े खिलाड़ी अपनी नाव कहाँ और क्यों उतार रहे हैं। लेकिन इस बहाव में रुकावटें भी तो आती हैं। कीमत हमेशा एक ही दिशा में बेरोक टोक नहीं जा सकती। सही कहा, और यहीं पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात आती है। हाँ, स्रोत में इन्हें अदृश्य दीवारों के रूप में पेश किया गया है। इसे समझने के लिए एक बिजनेस डील का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो पक्षों के बीच एक बड़ी जमीन का सौदा हो रहा है। जब तक दोनों पक्ष एक तय कीमत पर राजी नहीं होते, वो डील फाइनल नहीं होती। खरीदार कम दाम चाहता है, विक्रेता ज्यादा दाम चाहता है। मार्केट का रेजिस्टेंस भी बिल्कुल ऐसा ही है। एग्जैक्टली। जब कीमत बार बार एक स्तर पर जाके रुक जाती है, तो इसका मतलब है कि वहां बेचने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वो खरीदारों की पूरी ताकत को सोख ले रही हैं। जब तक खरीदारों की फौज बेचने वालों की उस दीवार को तोड़कर आगे नहीं निकल जाती, वो अदृश्य दीवार खड़ी रहती है। देखिए, अगर हम इसे मार्केट के कलेक्टिव साइकोलॉजी से जोड़ें, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की दीवारें कोई मनगढ़ंत रेखाएं नहीं है जो किसी ने यूं ही खींच दी हैं। तो फिर ये क्या है? ये उस बाजार की सामूहिक याददाश्त का हिस्सा है। जब कीमत बार बार एक स्तर से नीचे नहीं गिर पाती, यानी सपोर्ट लेती है, तो इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ियों ने उस स्तर को एक वैल्यू जोन मान लिया है। मतलब उन्हें लगता है कि इस दाम पर ये चीज बेहद सस्ती है। बिल्कुल, और वे वहां अपने बड़े ऑर्डर लगाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही कीमत वहां पहुंचती है, वे ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं और कीमत वापस उछल जाती है। अरे वाह। और यहीं पर इस पूरी मशीन का सबसे अहम पुर्जा आता है, वॉल्यूम। बिना इंजन की ताकत के ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस की दीवार टूटेगी कैसे? बहुत जरूरी पॉइंट है ये। स्रोत ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। मान लीजिए एक भारी भरकम कार एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ रही है। कार ऊपर जा तो रही है, लेकिन उसका इंजन धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा है। बिना ताकत वाली कार। हाँ, बाहर से देखने वाले किसी भी अनजान व्यक्ति को लग रहा है कि कार तो आगे बढ़ रही है, लेकिन जो ड्राइवर उस कार को चला रहा है, वो भली भांति जानता है कि इंजन अब जवाब दे रहा है और कार किसी भी पल रुककर खतरनाक तरीके से पीछे की तरफ लुढ़क सकती है। और मार्केट में भी बिल्कुल यही होता है। अगर कीमत लगातार नई ऊंचाइयां छू रही है, लेकिन नीचे उसका वॉल्यूम यानी सौदों की संख्या लगातार घट रहा है, तो ये बिल्कुल उसी बिना ताकत वाली कार की तरह है। तो ये उन ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जो सिर्फ किसी भी लेवल का टूटना देखकर तुरंत बाजार में कूद पड़ते हैं। बिल्कुल, स्रोत साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस टूटता है, लेकिन उसके पीछे भारी वॉल्यूम का समर्थन नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, जिसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट यानी एक जाल। हाँ, ये बाजार में बड़े खिलाड़ियों द्वारा बिछाया गया एक क्लासिक जाल है। वे जानबूझकर कीमत को रेजिस्टेंस लाइन के थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, ताकि जो नए लोग हैं वो ये सोचकर अंधाधुंध खरीदारी शुरू कर दें कि अब तो मार्केट कोई नई छलांग लगाने वाला है। एकदम सही। और जैसे ही वो छोटे ट्रेडर्स अपनी खरीदारी शुरू करते हैं, वहीं बड़े खिलाड़ी जिन्होंने वो जाल बिछाया था, अपना सारा माल उन छोटे ट्रेडर्स को ऊंचे दामों पर बेचकर बाजार से बाहर निकल जाते हैं। बाप रे, फिर तो अचानक कीमत धड़ाम से नीचे गिरती होगी। बिल्कुल गिरती है, और नए ट्रेडर्स ऊपर के दामों पर फंस जाते हैं। इसे डाइवर्जेंस का खौफनाक रूप कहा गया है। डाइवर्जेंस, जब प्राइस एक्शन और वॉल्यूम दोनों अलग अलग दिशाओं में बात कर रहे हों, तो हमेशा वॉल्यूम पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कीमत को कुछ देर के लिए मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम में छिपा हुआ असली पैसा झूठ नहीं बोलता। अब यहाँ आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमने दीवारें समझ ली, इंजन की ताकत यानी वॉल्यूम को समझ लिया, लेकिन जब ये दीवारें और वॉल्यूम आपस में टकराते हैं, जब खरीदार और विक्रेता पूरी ताकत से भिड़ते हैं, तो चार्ट पर जो उथल-पुथल मचती है, वो कुछ खास तरह के पैटर्न्स बनाती है। और ये पैटर्न्स बाजार की भाषा होते हैं। हाँ, स्रोत में पुलबैक का बहुत जिक्र है।
अक्सर ये देखा गया है कि एक मजबूत और तेज ट्रेंड के बीच में अगर कीमत जरा सी भी उल्टी दिशा में आ जाए तो जो लोग बाजार में नए हैं वे बुरी तरह घबरा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये मनोविज्ञान का सबसे बुनियादी पहलू है। जो बाजार में नया है वो हमेशा घबराहट में रहता है। उसके लिए हर एक लाल कैंडल दुनिया का अंत होती है। बिल्कुल। लेकिन जो असलियत समझता है वो जानता है कि कोई भी बाजार लगातार 90 डिग्री के कोण पर ऊपर नहीं भाग सकता। बाजार को एक लंबी दौड़ के बाद रुककर सांस लेनी ही पड़ती है। ये जो पुल बैक होते हैं ये असल में प्रॉफिट बुकिंग का नतीजा होते हैं। मतलब जिन प्रोफेशनल्स ने बहुत नीचे खरीदा था हाँ। वे अपना थोड़ा मुनाफा घर ले जाना चाहते हैं। हाँ, इसलिए वे बेचते हैं। इससे कीमत थोड़ी नीचे आती है। जो कमजोर दिल वाले खिलाड़ी होते हैं वे इस छोटे से रिवर्सल को देखकर डर के मारे अपनी पूरी पोजीशन घाटे में काट लेते हैं। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो इसी घबराहट का फायदा उठाकर उसी पुल बैक में एक बार फिर से एंट्री करता है, क्योंकि वहां जोखिम सबसे कम होता है। एकदम सही पकड़े हैं आप। इसके अलावा चार्ट पर कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं जो बाजार के मनोविज्ञान की पूरी किताब खोल देते हैं। उदाहरण के लिए डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप ये कैसे काम करता है? ये पैटर्न तब बनता है जब कीमत एक खास ऊंचाई को छूती है, वहां से नीचे धकेल दी जाती है और फिर अपनी पूरी ताकत बटोरकर दोबारा उस ऊंचाई को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन एक बार फिर से उसे वहां से बुरी तरह मार खानी पड़ती है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी सेना ने दुश्मन के किले पर 2 बार हमला किया और दोनों बार उसे मुंह की खानी पड़ी। जाहिर है अब उस सेना का मनोबल पूरी तरह टूट जाएगा। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। दूसरी बार उस किले को भेदने में असफल होने का मतलब है कि खरीदारों ने अपना सारा बारूद, अपना सारा पैसा खत्म कर लिया है। अब उनके पास बाजार को ऊपर ले जाने की कोई ताकत नहीं बची है। और यहीं से बेचने वाले हावी हो जाते हैं। बिल्कुल। एक और बेहद दिलचस्प पैटर्न है त्रिकोण या ट्रायंगल पैटर्न। स्रोत इसे ऊर्जा को एक जगह जमा करने की प्रक्रिया बताता है, जैसे एक भारी स्प्रिंग को धीरे धीरे दोनों तरफ से दबाया जा रहा हो। तो इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। चार्ट पर ऐसा क्या हो रहा है कि ये स्प्रिंग दब रहा है? कीमत एक त्रिकोणीय आकार में क्यों सिमटती जा रही है? देखिए, चार्ट पर जो हो रहा है वो दरअसल खरीदारों और विक्रेताओं के बीच का एक डेडलॉक है। खरीदार हर बार थोड़ी अधिक कीमत पर भी खरीदने को तैयार है, जिससे नीचे की तरफ से हायर लोज बन रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विक्रेता भी आक्रामक है। वे हर बार थोड़ी कम कीमत पर बेचने को तैयार है, जिससे ऊपर की तरफ से लोअर हाइज बन रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे को एक तंग कोने में धकेलते जा रहे हैं। मतलब चार्ट पर जगह कम होती जा रही है और दोनों तरफ के स्टॉप लॉस उस त्रिकोण के बाहर जमा होते जा रहे हैं। बिल्कुल। और जब ये त्रिकोण बिल्कुल किनारे पे पहुंचता है तो किसी न किसी एक पक्ष के पास तो पैसा खत्म होगा ही। और जिसके पास पैसा खत्म हुआ उसे हथियार डालने पड़ेंगे। अगर खरीदार हार मान लेते हैं तो वे अपनी पोजीशन काटेंगे, उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, जिससे और ज्यादा बिकवाली आएगी और वो स्प्रिंग की तरह दबा हुआ मार्केट अचानक एक धमाके के साथ नीचे की तरफ फट पड़ेगा। अरे बाप रे, एक धमाका। हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सारे पैटर्न्स का असली राज सिर्फ एक चीज में छिपा है, धैर्य। कोई भी आधा अधूरा त्रिकोण देखकर उस पर दांव लगाना शुद्ध रूप से जुआ है। प्रोफेशनल्स हफ्तों तक, कभी-कभी महीनों तक इस स्प्रिंग के पूरा दबने का, इस पैटर्न के पूरी तरह से परिपक्व होने का इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ मैं स्रोत की इस बात को थोड़ी चुनौती देना चाहूंगा। मान लीजिए किसी ट्रेडर ने बहुत धैर्य रखा, उसने हफ्तों इंतजार किया, पूरा त्रिकोण पैटर्न बनने दिया, उसने वॉल्यूम का इंजन भी चेक कर लिया, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, लेकिन क्या तब भी मार्केट 100% उसी दिशा में जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पैटर्न्स भी फेल होते हैं। वही तो, कोई अचानक आई खबर उस पूरी तकनीकी बनावट को मिनटों में नष्ट कर सकती है। तो जब बाजार इतना अनिश्चित है तो एक इंसान खुद को कैसे बचाए? और यहीं से स्रोत इस पूरी चर्चा के सबसे गंभीर विषय की ओर मुड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट यानी सुरक्षा कवच? हाँ, कोई भी तकनीकी ज्ञान, चार्ट पढ़ने की कोई भी कला बिना सुरक्षा कवच के सिर्फ एक भ्रम है। बाजार में लंबे समय तक टिके रहने के लिए ये मानना सबसे पहले जरूरी है कि हर एक ट्रेड गलत साबित हो सकता है। स्रोत ने रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। स्टॉप लॉस कोई सजा नहीं है, ये एक ऑटोमेटेड सर्किट ब्रेकर की तरह है। बिल्कुल। मान लीजिए कोई कार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही है और अचानक सामने कोई रुकावट आ जाए। इंसान का दिमाग घबराहट में कुछ सेकंड्स के लिए काम करना बंद कर सकता है।
स्टॉप लॉस वो एयरबैग या सर्किट ब्रेकर है जो इंसान की उस दिमागी घबराहट से पहले ही काम कर जाता है। बहुत सही कहा। कोई भी इंसान हादसे को होने से पूरी तरह रोक नहीं सकता, लेकिन स्टॉप लॉस उस नुकसान को इतना सीमित कर देता है कि ट्रेडर आर्थिक रूप से जिंदा रहे और अगले दिन बाजार में फिर खड़ा हो सके। देखिए, अगर हम इसके गणित को समझें तो स्रोत कुल कैपिटल का सिर्फ 1% या 2% ही एक बार में रिस्क पर लगाने की सख्त वकालत करता है। इसे रिस्क ऑफ रूइन से बचना कहते हैं। रिस्क ऑफ रूइन मतलब पूरी तबाही से बचना। हाँ, 1% रिस्क का मतलब है कि अगर किसी के लगातार 10 दांव भी उल्टे पड़ जाएं, तो भी उसकी 90% पूंजी पूरी तरह सुरक्षित है, उसका खेल खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जो लोग लालच में अंधे होकर एक ही ट्रेड में अपनी आधी पूंजी यानी 50% दांव पर लगा देते हैं, उन्हें वो नुकसान वापस रिकवर करने के लिए अगली बार 100% का रिटर्न चाहिए, और 100% का रिटर्न बाजार में हलवा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और इसी गणित में एक और कड़ा नियम है, 1:2 या 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। ये बहुत जरूरी नियम है। मतलब अगर ₹1 हारने का जोखिम उठाया जा रहा है तो कम से कम 2 या 3 रुपए कमाने का लक्ष्य होना चाहिए। इस गणित का असली जादू ये है कि अगर किसी ट्रेडर के आधे फैसले गलत भी साबित हों, तो भी दिन के अंत में मुनाफे वाले ट्रेड नुकसान की भरपाई करके उसे फायदे में ही रखेंगे। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात ये, जो स्टॉप लॉस लगाया जाता है, ये कोई हवा में फेंका गया तीर या मनमाना आंकड़ा नहीं होता। ये एक बेहद तार्किक निर्णय होता है। तो इसे लगाते कहाँ हैं? स्टॉप लॉस एग्जैक्ट उस जगह पर लगाया जाना चाहिए जहां चार्ट की वो मूल धारणाएं गलत साबित हो जाएं जिसके आधार पर ट्रेड लिया गया था। अगर सपोर्ट टूटने पर ट्रेड लिया था तो वापस सपोर्ट के अंदर जाने पर स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए। समझ गया। इसके अलावा स्रोत लेवरेज यानी ब्रोकर से उधार लेकर बड़े ट्रेड करने को एक भयानक दोधारी तलवार बताता है। क्योंकि उधार का पैसा मुनाफे को जितना चमकाता है, नुकसान के वक्त वो घाव को उससे कई ज्यादा गहरा कर देता है। हाँ, क्योंकि लिवरेज सीधा ट्रेडर के दिमाग पर, उसकी साइकोलॉजी पर प्रहार करता है। जब नुकसान अपनी हैसियत और बर्दाश्त से बड़ा दिखने लगता है, तो इंसान का दिमाग उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक के लिए जिम्मेदार है, काम करना बंद कर देता है। तो मतलब रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ पैसा बचाने की कोई तरकीब नहीं है, ये असल में अपनी दिमागी शांति को बचाए रखने का विज्ञान है। डरा हुआ इंसान कभी बाजार के साफ संकेतों को नहीं पढ़ सकता। बिल्कुल सही कहा। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर हम सबको जोड़ के देखें, प्राइस एक्शन को पढ़ने की कला समझ में आ गई, पैटर्न्स के पीछे का पूरा मनोविज्ञान समझ आ गया, खुद को तबाह होने से बचाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट का वो सर्किट ब्रेकर भी लगा लिया। सब कुछ सेट है। हाँ, फिर भी दुनिया भर के आंकड़े यही कहते हैं कि 90% से ज्यादा लोग बाजार में हार जाते हैं और अपना पैसा गवा बैठते हैं। इतना ज्ञान होने के बावजूद भी ऐसा कैसे संभव है? देखिए, स्रोत इस सवाल का बहुत ही कड़वा सच सामने रखता है, क्योंकि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर या कंप्यूटर की स्क्रीन पर लड़ी ही नहीं जाती। तो फिर कहाँ लड़ी जाती है? वो लड़ाई इंसान के अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, द अल्टीमेट बैटल ग्राउंड। कोई भी इंसान दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें पढ़ सकता है, सारे चार्ट पैटर्न्स रट सकता है, लेकिन जब बात अपनी ही खून पसीने की कमाई को स्क्रीन पर कम होते देखने की आती है, तो इंसान के अंदर का आदिम डर और लालच हावी हो जाता है। डर जो एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट मिलने के बावजूद उंगली को क्लिक करने से रोकता है, ये सोचकर कि कहीं और नीचे न चला जाए। और लालच जो समय पर प्रॉफिट बुक नहीं करने देता, ये सोचकर कि शायद एक कैंडल और ऊपर चली जाए। बिल्कुल, यही तो असली बीमारी है। तो स्रोत में इन दिमागी बीमारियों से निपटने का एक बहुत ही शानदार तरीका बताया गया है, जर्नलिंग। जर्नलिंग ये सबसे ताकतवर हथियार है। अपने हर ट्रेड का, हर सही और गलत फैसले का, और उस फैसले को लेते वक्त दिमाग में चल रही उथल-पुथल का रिकॉर्ड रखना। स्रोत इसे खुद को आईने में देखने के बराबर बताता है। और इंसान को आईना देखना सबसे ज्यादा नापसंद होता है, खासकर तब जब उसमें उसकी अपनी ही कमजोरियां और बेवकूफियां दिख रही हों। जर्नलिंग की ये प्रक्रिया धीरे धीरे ये एहसास दिलाती है कि कोई भी बाजार को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। कल सुबह बाजार किस खबर पर कैसे खुलेगा, ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जब बाजार खुलेगा तो उस पर प्रतिक्रिया क्या होगी, वो प्रतिक्रिया 100% इंसान के अपने कंट्रोल में है। और यही अनुशासन की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परीक्षा है। अगर किसी ने खुद से वादा किया है कि दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लेने हैं, तो मार्केट चाहे जितना लालच दे, चाहे जितना उकसाए, तीसरा ट्रेड नहीं लिया जाएगा। और देखिए, नुकसान होने पर लोगों का बर्ताव बहुत कुछ कह जाता है।
ज्यादातर लोग नुकसान होने पर तुरंत बदला लेने की भावना से मार्केट में दोबारा कूद पड़ते हैं, जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहा जाता है। वे बाजार से अपना पैसा उसी वक्त वापस छीनना चाहते हैं। हाँ, और ये सबसे बड़ी तबाही का कारण बनता है। बदला इंसानों से लिया जा सकता है, मार्केट से नहीं। नुकसान को बदला लेने की भावना से नहीं, बल्कि इस पूरी ट्रेडिंग प्रक्रिया के एक सामान्य हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी दुकान या बिजनेस बिना खर्चे या लागत के तो नहीं चलता। ट्रेडिंग में भी नुकसान उस बिजनेस की लागत है, जिसे खुशी खुशी देना सीखना चाहिए। और इसीलिए स्रोत ने माइंडफुलनेस और एक कम्युनिटी का हिस्सा बनने पर भी बहुत जोर दिया है। क्योंकि जब कोई ट्रेडर किसी दूसरे के अनुभव सुनता है तो उसे ये एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है जो इन मानसिक संघर्षों से, इस डर और लालच की चक्रव्यूह से गुजर रहा है। बाजार में हर कोई इसी आंधी का सामना कर रहा है। बिल्कुल। और जब माइंडफुलनेस आती है तो ट्रेडर अपनी भावनाओं को खुद से अलग करके देखना सीख जाता है। वो नुकसान पर रोता नहीं है और मुनाफे पर अहंकार से नहीं भरता। वो बस एक मशीन की तरह अपने सिस्टम को फॉलो करता है। तो अगर इस पूरी की पूरी विस्तृत चर्चा को समेटा जाए तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अल ब्रूक्स का ये प्राइस एक्शन का सिद्धांत सिर्फ चार्ट पर कुछ लाइनें खींचने या लाल हरी कैंडल्स को गिनने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरा का पूरा मुकम्मल सिस्टम है। इसमें वॉल्यूम का वो इंजन है जो मार्केट को हिलाने की ताकत रखता है। पैटर्न्स की वो छुपी हुई भाषा है जो बाजार के असली इरादे बताती है। धैर्य की वो शक्ति है जो महीनों तक सही मौके का इंतजार करवाती है। रिस्क मैनेजमेंट की वो ढाल है जो सबसे बुरे वक्त में आर्थिक मौत से बचाती है। और सबसे बढ़कर ये अपनी ही भावनाओं को, अपने ही डर और लालच को काबू में रखने का एक निरंतर अभ्यास है। जब कोई ट्रेडर इन सारी चीजों को एक साथ मिलाना सीख जाता है तो उसके लिए वो कंप्यूटर स्क्रीन महज एक चित्र नहीं रह जाती। वो दुनिया की सामूहिक सोच को पढ़ने का एक यंत्र बन जाता है। वो समझ जाता है कि बाजार हमेशा सही होता है और गलतियां सिर्फ हमारे पढ़ने के तरीके में होती हैं। आज की इस चर्चा ने वाकई चार्ट और इंसानी दिमाग के बीच की कई परतें खोली हैं। यकीनन। लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक गहरे विचार पर गौर करना जरूरी है। आज की चर्चा में हमने जाना कि ट्रेडिंग जर्नल इंसान को उसका ही असली आईना दिखाता है। तो जरा सोचिए, क्या शेयर बाजार असल में सिर्फ पैसे कमाने की कोई जगह है, या फिर ये इंसान की अपनी कमजोरियों, उसके सबसे गहरे डर और उसके सबसे अंधे लालच से रूबरू कराने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। अगली बार जब स्क्रीन पर कोई चार्ट चमकता हुआ नजर आए तो महज एक पल के लिए रुककर खुद से पूछिएगा, क्या वहां बैठकर मार्केट को पढ़ा जा रहा है या असल में वो मार्केट उस देखने वाले का दिमाग पढ़ रहा है।